हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 95। अब आगे, लेकिन अब आस्था क्योंकि आ गई है और उसने खुद बताया कि दादाजी ने खुद उसे भेज दिया है। तब उन्हें भी लगा कि शायद वैसे भी गरीब घर की लड़की को वह कब तक अपने घर पर रखते, और ये शादी वह सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने की थी। वैसे भी वह उनकी बेटी प्रियंका को बहू बनाना चाहते थे। प्रियंका उन्हें काफी पसंद थी, तो कहीं ना कहीं वह दोनों इस वक्त यही सोच रहे थे कि दादाजी अपनी मनपसंद बहू को अपने घर पर नहीं ला सके, इसलिए उन्होंने इस गांव की गवार लड़की को अपने घर से निकाल दिया है। तो इसीलिए सीमा जी को तो रह रहकर यही लग रहा था कि दादाजी आलोक सिंघानिया को उनकी बेटी प्रियंका पसंद थी, तो इसीलिए वह प्रियंका की शादी अरमान के साथ न होने पर को उन्होंने आस्था को निकाल दिया है। मुंह बनाते हुए सीमा जी अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि प्रियंका शहर में रहती थी तो काफी ज्यादा स्टाइलिश थी। भले ही उसके पास ज्यादा सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन मनोज जी अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। प्रियंका को पार्टी वगैरह सब चीजों का अच्छी तरह से शौक था और वह अच्छी तरह से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन किया करते थी, और उसका बॉयफ्रेंड जो कि शहर के अमीरों में से एक था, तो उस पर काफी पैसा लुटाया करता था। वही नानी माँ अपनी बहू की ऐसी बेरुखी अपनी बेटी के साथ देखकर काफी हद तक दुखी थी, लेकिन वह उस वक्त किसी को कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि बेचारी काफी बुढ़ी जो हो चली थी। आस्था जो कि पहले से ही वीक थी, लेकिन अब यहाँ आकर उसने जल्दी सबके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। जल्दी ही आस्था के बने हुए खाने की खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। तब आस्था ने खाना बनाने के बाद लगाकर सबको खाने के लिए बुलाया और सभी खाना खाने के लिए आकर बैठ गए थे, और आस्था के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर सबके चेहरे खिल उठे थे। कहीं ना कहीं सीमा जी को तो अब आराम करने का बहाना मिल चुका था, और वह आस्था की तारीफ करते हुए बोली, अरे वाह बेटी, तूने तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है। अरे मैं तो कहती हूँ, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना अब तुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि तूने तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसा बोलकर सीमा जी अब आस्था के खाने की तारीफ करने के साथ साथ उसे तीनों टाइम खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपने लगी थी। तब आस्था ने थोड़ा सा सर झुकाकर जवाब दिया, ठीक है मामी जी, मैं खाना बना लूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक हफ्ते तक ही खाना बना पाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मेरा कॉलेज है। अब जैसे ही आस्था ने ये बताया, उसके मामी जी को उस वक्त स्पून भर का आस्था की बनाई हुई वेज बिरयानी खा रही थी। वह तुरंत खांसने लगी थी और खांसते खांसते बेहाल हो गई। तब मनोज जी ने उनकी पीठ थपथपाए और बोले कि पानी पियो। ऐसा बोलकर उन्होंने उन्हें पानी पीने के लिए दिया था। पानी पीकर लंबी गहरी सांस लेकर आस्था की मामी बोली, लेकिन कॉलेज में मतलब, मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? कॉलेज एडमिशन क्या कह रही हो तुम? तभी आस्था बोलती है, वह हमने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है मामी जी, अब हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, प्रियंका के चेहरे पर 12 बजे बज गए थे, और साथ ही साथ मनोज जी भी हैरान थे, लेकिन नानी माँ का चेहरा यानी कि शारदा जी का चेहरा पूरी तरह से खिल उठा था, और वो आस्था को मुस्कुराते हुए देखकर बोली, अरे वाह बेटी, सच में तुमने एडमिशन ले लिया, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तब आस्था के कोई जवाब देने से पहले ही उसकी मामी भी बोल पड़ी, इतने बड़े घर से आई हैं तो बेचारी को खैरात के तौर पर मुझे लगता है उन्होंने उसका एडमिशन करवा दिया होगा। आखिरकार एक महीना भर तो होने ही वाला है, एक आदमी के साथ वक्त गुजार कर आए हैं तो एडमिशन करवा दिया होगा, तो इसमें इतनी भी बड़ी बात क्या है? सीमा जी ने बड़ी ही वाहियात सी बात आस्था के बारे में बोली थी। अब अपनी मामी की बात सुनकर आस्था का दिल पूरी तरह से भर आया था और उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। तब आस्था को रोते हुए देखकर उसकी नानी अपनी बहू को गुस्से से जवाब देते हुए बोली, ये कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम सीमा बहू? शायद तुम भूल रही हो जिसके साथ तुम ये कह रही हो कि मेरी बेटी एक महीना गुजार कर आई है, वह उसका पति है। पूरे समाज के सामने उससे शादी हुई है। तभी सीमा जी अपनी सास की बात सुनकर चिढ़कर बोला, माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन शायद आप भूल रही है, उस लड़के से मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, और सब दुनिया वालों की नजरों में मेरी बेटी प्रियंका उसकी बीवी पत्नी है। तभी शारदा जी गुस्से से उसकी ओर देखकर बोली, शायद अब तुम भूल रही हो कि तेरी बेटी शादी के मंडप छोड़कर मुंह काला करके घर से भाग गई थी।
अब जैसे ही दादी ने सारा सच उगल दिया, सीमा जी का गुस्सा बढ़ चुका था और वह गुस्से से आस्था को घूरते हुए कहने लगी, इस लड़की के आते ही माँ जी आपने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, वरना पूरे महीने भर से आपकी आवाज़ तक सुनाई नहीं दी थी। अब आस्था के लिए अब वहाँ रुके रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसीलिए वह तुरंत उठकर वहाँ से अपने कमरे में चली गई। उस कमरे में अब उसके नानी माँ भी उसके साथ रह रही थी। उसकी नानी माँ आस्था के इस तरह से उठकर जाने पर शारदा जी अपनी बहू की ओर देखकर बोली, अरे बहू, कम से कम कुछ तो सोच समझकर बोला करो। मेरी बच्ची इतने दिनों के बाद आई है, आते ही तुमने उसे काम पर लगा दिया और उसे खाना तक खाने नहीं दिया और इस तरह की जहरीली बात बोल दी। क्या तुम बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है? ऐसे बोलकर शारदा जी सीमा जी को डांटना लगी थी। तब सीमा जी गुस्से से अपने अपने पति की मनोज की ओर देखकर बोली, ये तुम्हारी माँ मेरे बारे में क्या क्या बकवास कर रही है? क्या तुम यहाँ बैठे हुए सारी बातें सुनते रहोगे? क्या तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे? तब मनोज जी अपनी बीवी की बात सुनकर अपनी माँ की ओर देखकर बोले, माँ आपको क्या जरूरत है आपको इस तरह से बात करने की? और क्या गलत कह दिया है? सीमा ने जो कहा है ठीक कहा है। ऐसा बोलकर अब मनोज यानी कि आस्था का मामा भी अपनी सीट पर से खड़ा हो गए और वहां से चले गए। तभी शारदा जी ने एक थाली में थोड़ा सा खाना रखा और अपनी प्यारी बेटी आस्था के लिए खाना लेकर जाने लगी थी। वही प्रियंका अब काफी ज्यादा गुस्से से तिलमिलाए हुई एक जगह बैठी हुई थी और सोचने लगी कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। इसने मेरे माँ बाप को जवाब दे दिया, हाँ, और आते ही घर में झगड़ा करवाना शुरू कर दिया। कैसे इसमें इतनी हिम्मत आ गई और इसे एडमिशन कैसे मिल गया? मुझे पता लगाना होगा। ये सोचते हुए प्रियंका जल्दी ही अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी ओर अरमान 2 दिनों तक अब अपने फार्म हाउस में रह रहा था। 2 दिनों तक फार्म हाउस में रहकर 1 मिनट के लिए भी उसे नींद नहीं आई थी। दवाई का नशा होता था तो वह सो जाता था, वरना वह सिर्फ जागता ही रहता था और मन में ना जाने उसके दिल और दिमाग में क्या चलता रहता था। और टाइगर उसकी हर एक मोमेंट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था कि उसका किंग इस वक्त कितना ज्यादा दुखी और परेशान है। टाइगर बचपन से अरमान के साथ था, अरमान की रग रग से वाकिफ था। फिलहाल टाइगर जल्दी ही सिंघानिया मेंशन में पहुंच चुका था। वहां जाकर दादाजी से मिला। दादाजी टाइगर को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते थे। तब दादाजी टाइगर से मिलकर खुश हुए थे। हालांकि दादाजी का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। पूरे 2 से 3 दिनों तक किसी ने भी एक दूसरे से ढंग से बात तक नहीं की थी और सिंघानिया मेंशन का किचन तो पूरी तरह से सुना हो चुका था। अब जैसे ही टाइगर वहां आया, दादाजी उससे अच्छे से मिले। टाइगर के आने से उनके दिल का थोड़ा सा सुनापन खत्म हुआ था। जल्दी ही राजेश ने टाइगर की मनपसंद कॉफी टेबल पर उसके सामने रख दिए थी और राजेश एक तरफ खड़ा होकर मुस्कुराकर टाइगर से पूछा, टाइगर भैया आप इतने दिनों से कहाँ थे? आप जानते हमने आपको बहुत मिस किया। क्योंकि टाइगर जब भी मेंशन आया करता था वह राजेश और बाकी सभी नौकरों के साथ सभी नौकरों को गार्डन में लेकर जाया करता था। उनकी अच्छी खासी परेड लगाया करता था, तो इसीलिए सभी नौकर टाइगर को बड़ा ही याद किया करते थे। टाइगर ने राजेश को एक स्माइल दिया, फिर दादाजी की ओर देखकर बोला, दादाजी किंग को फोन कीजिए और उन्हें अपने पास बुलाइए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किंग आपसे कितना प्यार करते हैं। आपसे दूर रहकर वह काफी ज्यादा मुरझा गए हैं। टाइगर की बात सुनकर एक पल को दादाजी का दिल दुखी हुआ था, लेकिन अगले ही पल बोले, चाहे वह दुखी हो या ना हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अगर तू इसकी हिमायत लेकर यहाँ आया है तो अभी और इसी वक्त तू भी यहाँ से चला जा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ऐसा कहकर दादाजी गुस्से से उठ खड़े हुए थे, लेकिन तभी टाइगर ने झट से उनके पैर पकड़ लिया था और बोला, अल दादाजी आप अच्छी तरह से जानते हैं किंग मेरे लिए क्या है। प्लीज दादाजी अगर आप वाकई मुझे प्यार करते हैं और अपना बेटा मानते हैं तो आपको अभी और इसी वक्त किंग को फोन करना ही होगा। और जब तक आप किंग को फोन नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। टाइगर की भले ही टाइगर दादाजी से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में रिक्वेस्ट कम और ज्यादा नजर आ रहा था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में। और कहीं ना कहीं दादाजी भी अच्छी तरह से ये
बात जानते थे कि ये टाइगर अरमान के लिए कितना पागल है। वो भी समझ चुके थे कि अगर उन्होंने अरमान को कॉल नहीं किया तो टाइगर उन्हें छोड़ने वाला भी नहीं है। तो दादाजी ने एक गहरी लंबी सांस ली और बोले, ठीक है, सिर्फ तेरे लिए फोन कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, समझा तू। ऐसा कहकर जल्दी ही दादाजी ने अरमान को फोन किया। दादाजी का कॉल देखकर अरमान के चेहरे पर एक थोड़ा सा भाव आया। अगले ही पल दादाजी ने फोन कान पर लगाकर अरमान को बोले, घर आ जाओ। दादाजी ने बस इतना ही कहा और कॉल काट दिया था। तब टाइगर को दादाजी पर उस वक्त गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह दादाजी पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था, और अपना गुस्सा निकालने के लिए वह सिर्फ उन लोगों को ढूंढा करता था जिनका खून करके उसे बेहद मजा आया करता था। वेल, अब जल्दी ही टाइगर दादाजी को गले लगाता हुआ वहां से बाहर निकल गया था। वही दादाजी बेसब्री से अरमान के आने का इंतजार करने लगे थे, क्योंकि अरमान के जाने के बाद उनका दिल एक पल के लिए भी नहीं लग रहा था। इसीलिए वह तो सिर्फ कोई ना कोई बहाना ही सोच रहे थे कि वह अरमान को कैसे बुला सकें। भले ही अरमान पर उन्हें बेहद गुस्सा था, लेकिन अरमान को बचपन से उन्होंने अपने आंखों के सामने पाला था। उसे वह बेहद प्यार किया करते थे। वे जल्दी ही दादाजी अब अपने कमरे में चले गए थे। वही अरमान जो कि सिंघानिया मेंशन आने के लिए पूरी तरह से तैयार था। 3 दिनों के अंदर अंदर उसके जख्म काफी हद तक भर गए थे और इसीलिए वह सिंघानिया मेंशन पहुंच चुका था। सिंघानिया विला पहुंचते ही जो पूरा हॉल हमेशा ध्रुवाहान के मस्ती से गूंजता रहता था। आस्था किचन में खाना बनाती थी। आस्था के बने हुए खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैली रहती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी जो अरमान को खटक रही थी। अरमान सीधा अपने कमरे में चला गया था। अपने कमरे में वह किसी को ढूंढ रहा था। इतना ही नहीं, जब उसे अपने कमरे में पूरे घर में कोई दिखाई नहीं दिया, तब अरमान का दिल अजीब सा हो गया था। उसे वक्त वह डेस्परेटली आस्था को देखना चाहता था। आस्था को वह अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। हालांकि सॉरी, माफी, थैंक यू ये शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं थे, लेकिन आज किसी ना किसी तरह से आस्था से मिलकर उसे सॉरी कहना चाहता था। इसके लिए उसने खुद को पूरी तरह से तैयार किया था। वह पूरा घर अच्छी तरह से देख लेने के बाद जब उसे आस्था कहीं दिखाई नहीं दी, वह मायूस हो गया था। दादाजी तो अपने कमरे में थे, वह उससे मिलने के लिए नहीं आए, लेकिन दादाजी को राजेश ने ये खबर दे दी थी कि अरमान लौट आया है, लेकिन दादाजी जानबूझकर उससे मिलने के लिए नहीं गए थे। वे तभी आहान कॉलेज से घर आ गया था। ध्रुव ने भी अब मेंशन में आना छोड़ दिया था, तो वह अपने बंगले में था। आकाश भी अपने विला में रहने लगा था और सुमित अरमान के मेंशन से जाने के बाद वह कुछ दिनों के लिए अपने होटल में चला गया था। वह वहां जाकर कुछ दिन अपने होटल के VIP कमरे में रहना चाहता था। वेल, सब अलग अलग हो गए थे। तब राजेश अरमान के लिए कॉफी लेकर आया। तब अरमान राजेश की ओर देखकर बोला, बाकी सब कहाँ चले गए हैं, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तब आहान ने अरमान को देखा, लेकिन बिना अरमान से बात किए वह अपने कमरे में जाने लगा था। ये बात अरमान ने महसूस कर ली थी, लेकिन उसने उस वक्त आहान को नहीं रोका। तब राजेश बोला, साहब जी, अब हम आपको क्या बताएं, जब से आस्था मैडम घर छोड़कर गई है पूरा घर वीरान सा हो गया है। अब तो हमारा भी दिल नहीं लगता है। अब जैसे ही राजेश, जो कि एक बातूनी किस्म का नौकर था, उसने बातों ही बातों में अरमान को ये बता दिया कि आस्था घर छोड़कर चली गई है, तो अरमान चौंक गया था और आंखें फाड़कर राजेश को देखने लगा था। राजेश को अगले ही पल एहसास हो गया कि अगर वह यहाँ खड़ा रहा तो अरमान की आंखों को देखकर ही उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि उस वक्त अरमान का चेहरा एकदम डेंजरस और बड़ा ही खतरनाक हो गया था।